एक रचना है जो आप लोगों के सिलेबस में है, पद्मावत। ठीक है, सिलेबस है आप लोगों के पास, ग्रुप में डाला था ना। किसने लिखी पद्मावत? पुराना कुछ याद है तो बताओ, किसकी रचना है पद्मावत? मलिक मोहम्मद जायसी, उन्होंने पद्मावत लिखी है। पद्मावत एक महाकाव्य है। ठीक है, अब पद्मावत के दो सर्ग आपके पाठ्यक्रम में हैं। जैसे कामायनी अभी थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा रहे हैं, उसके 3 सर्ग है। ऐसे ही पद्मावत एक बहुत बड़ी रचना है, मोटी रचना है ना। किसी दिन लाके आप लोगों को दिखाऊंगा, अभी है स्टाफ रूम में, लेकिन उसको नहीं लाया। इतनी लंबी होगी और इतनी मोटी होगी। ठीक है, तो हमको पद्मावत के केवल 2 भाग पढ़ने हैं। एक तो है आपका नागमती वियोग खंड और दूसरा है नक्शी खंड, जिसमें पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। ठीक है, लेकिन सिर्फ वही 2 पढ़ेंगे और आपको पद्मावत की कथा पता नहीं होगी तो आप जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उसको नहीं लिख पाएंगे। तो पद्मावत के बारे में सबसे पहला फैक्ट है कि इसको मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। अब जायसी के बारे में क्या है, जायसी भक्ति काल के सूफी काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, भक्ति काल को सबसे पहले 2 भागों में बांटते हैं, सगुण और निर्गुण में। फिर निर्गुण को 2 भागों में बांटते हैं। ठीक है, संत काव्य और सूफी काव्य में। तो जायसी कौन से काव्य धारा के कवि हैं? सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा मतलब जो इस्लाम धर्म है ना, उसमें जो सूफी संत हैं उन्होंने जो साहित्य लिखा वो क्या कहलाता है? सूफी काव्य धारा। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इन्होंने इस्लाम धर्म बाहर से आया हुआ था, उसके बावजूद हिंदू घरों में जो प्रचलित कथा थी उसका आधार बनाकर काव्य की रचना की। और ये जो काव्य का नाम है पद्मावत, यह किसके नाम पर है? इसकी नायिका कौन है? पद्मावती। ठीक है, और इसमें जो नायक या नायिका रहती हैं, जैसे पद्मावती, मृगावती, मधुमालती, ये सब नायिका प्रधान काव्य है। नायिका को क्या बनाया गया है? काव्य के केंद्रीय पात्र बनाया गया है। क्यों? क्योंकि जो नायिका है सूफी काव्य परंपरा में, है ना, जैसे भारतीय परंपरा में, संत काव्य परंपरा में ईश्वर को प्रेमी के रूप में चित्रित किया जाता है और भक्त किसके रूप में? प्रेमिका के रूप में। लेकिन इस्लाम में ठीक उल्टा हो जाता है, ईश्वर का चित्रण प्रेमिका के रूप में करते हैं और भक्त है उसका किसके रूप में? प्रेमी के रूप में। इसलिए नायिका के नाम पर काव्य का नाम रखा जाता है, क्योंकि नायिका को ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। जब नक्शिक खंड पढ़ोगे तो पद्मावती जब अपने बाल खोलती है तो पूरे संसार में अंधकार हो जाता है। आप कहोगे भाई ऐसे कौन सा बाल है उसके पास, है ना, लेकिन इसका अर्थ क्या है? पद्मावती अल्लाह का प्रतीक है और अल्लाह क्या है? उनकी बाल ऐसे हैं कि पूरे विश्व में अंधकार कर देते हैं, उनके चेहरे का नूर ऐसा कि पूरे विश्व में रोशनी हो जाती है। उस आधार पर पढ़ना है। तो पद्मावत एक तरह से प्रतीकात्मक या रूपक काव्य है। मतलब यहाँ पर सूफी काव्य की विशेषता क्या है? लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की जाती है। ठीक है, क्या विशेषता है? लौकिक प्रेम। लौकिक मतलब सांसारिक प्रेम, मतलब आपको लगेगा कि यहाँ के किसी राजा रानी की कहानी कह रहे हैं, लेकिन उसके माध्यम से वो किसकी कहानी कह रहे होंगे? अलौकिक प्रेम, अल्लाह ईश्वर के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं। ये सूफी काव्य की क्या है? विशेषता है। समझ में आया? अब हम लोग पद्मावत की कथा को समझते हैं कि पद्मावत में क्या कथा कही गई। पहले देखते हैं पद्मावत में कौन कौन से स्थान है। एक तो है पद्मावत में चित्तौड़गढ़। ठीक है, दूसरा है सिंहल द्वीप, है ना, और तीसरा है दिल्ली। ठीक है, ट्रायंगल जैसा लग रहा है, ट्रायंगल समझते हो ना, त्रिभुज। तो पद्मावत एक तरह से लव ट्रायंगल है, त्रिकोण, है ना, प्रेम त्रिकोण है। ठीक है, 3 लोग हैं। चित्तौड़गढ़ में कौन है? चित्तौड़गढ़ में पद्मावती है? नहीं, चित्तौड़गढ़ में है राजा चित्रसेन के पुत्र रत्नसेन। ठीक है, तो यहां से शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन है? राजा चित्रसेन। इनके पुत्र कौन है? रत्नसेन। पहले समझ लो फिर लिख लेना। अब यहां है
राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती। इनकी पत्नी कौन है? चंपावती। और इनकी बेटी है, यह कौन है? कौन होगी जी बेटी? पद्मावती। कुछ कुछ प्रमुख पात्र है, उसको पहले नोट कर लेते हैं, फिर आपको कहानी समझने में आसानी होगी। तो एक जगह है क्या है? चित्तौड़गढ़। दूसरी जगह क्या है? सिंहल द्वीप। चित्तौड़गढ़ मतलब राजस्थान, ठीक है। सिंहल द्वीप मतलब श्रीलंका। सिंहली लोग जहां रहते हैं इसलिए उसको सिंहल द्वीप कहते हैं, और आज की भाषा में श्रीलंका। और दिल्ली में हिंदुस्तान का बादशाह उस समय रहता था, यह कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। खली बली हो गया है दिल, गाना सुने हो ना? तो वो जो रणवीर सिंह है वो यही है, अलाउद्दीन खिलजी। देखे हो पद्मावत कोई? दीपिका पादुकोण, शाहिद कपूर, रणवीर सिंह नहीं देखे हो? मैं भी कई बार सोचा पर खुद नहीं देखा, कि कहानी तो पूरी पता ही है, पढ़ाते रहते हैं हर साल, पर आप लोग देखना पद्मावत मूवी, है ना। तो उसमें रणवीर सिंह ने किसका रोल किया है? अलाउद्दीन खिलजी का रोल किया है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी कौन है? दिल्ली का बादशाह है, ठीक। अब कहानी शुरू करते हैं। चित्तौड़गढ़ के राजा चित्रसेन, इनका बेटा कौन है? रत्नसेन। ये अब बूढ़े हो रहे हैं, इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रत्नसेन है। रत्नसेन जवान हो गया है और रत्नसेन की शादी हुई है। पहली पत्नी कौन है? बीबी नंबर 1 नागमती, ठीक है। कौन है पहली पत्नी? नागमती। अभी पहली पत्नी तक ही आते हैं, ठीक। और इधर कौन है? पद्मावती। पद्मावती उस सिंड्रोम से, बीमारी से पीड़ित है जिसको आज की भाषा में कहते हैं क्या करूं मैं इतनी सुंदर हूं, ठीक है। तो जवान हुई है, नई नई है, और कह रही कि यार सबके बॉयफ्रेंड है, मेरी सहेलियों की शादी हो रही है, मेरी उम्र हो रही है, इतनी सुंदर और मेरी जवानी वेस्ट हो जा रही है, क्या करूं, है ना। पापा शादी नहीं कर रहे हैं, तो सहेलियों को देखकर मन होता है। ये तोता से क्या कहते हैं? मुझे काम पीड़ा सता रही है। मतलब जैसे मेरी सहेलियां उनके प्रेमी है, पति है, उनके साथ अकेली क्रीड़ा करती है, वैसे ही मेरी भी इच्छा होती है। लेकिन किसको बोले? बाप को तो नहीं बोल सकती, माँ को नहीं हो सकती, नहीं तो थप्पड़ पड़ेगा, है ना। तो इसका एक साथी और गुरु है, ये पूरे पद्मावत का हीरो है ना। कौन है ये? हीरामन। और ये कौन है? तोता है, ठीक है। यही तोता कहानी में बार बार ट्विस्ट लेकर आएगा। अब पद्मावत में 2 तरह के पात्र हैं। मानव पात्र, चित्रसेन, रत्नसेन, अलाउद्दीन, गंधर्वसेन, ये सब क्या है? मानव। और दूसरे श्रेणी के पात्र है जिसको कहते हैं मानवेतर, मानव से इतर, अलग, ठीक है। तो 2 प्रकार के पात्र हैं कौन? मानव और मानवेतर पात्र। कभी आ जाए प्रश्न कि पद्मावत के पात्र या चरित्र चित्रण, तो आपको 2 कैटेगरी में बांटना है कि पद्मावत के पात्रों को 2 श्रेणी में रखा जा सकता है। मानव पात्र में ये सब आएंगे, मानवेतर में तोता आएगा, अभी महादेव जी आएंगे, पार्वती जी आएंगे, समुद्र आएगा, तरह तरह का बहुत मजेदार कहानी है ना। तो ये जो पद्मावती का गुरु है वह कौन है? हीरामन तोता। सामान्य तोता नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा है, शास्त्र जानता है, वेद पुराण जानता है। आपको कोई करियर में प्रॉब्लम है, इसको फोन कर सकते हो, बात करो, ये बताएगा। तो पद्मावती डिप्रेशन में है, पद्मावती परेशान है, तो उसकी परेशानी का हल कौन है? हीरामन तोता। बोलती है यार मेरे पापा को तो मेरी टेंशन ही नहीं, मेरी एज हो रही है शादी की, और मेरे पापा मेरे लिए लड़का नहीं ढूंढ रहे हैं, और लड़का जो भी आता है उसके पापा जो है राजा गंधर्वसेन है, मना कर देते हैं कि ये मेरी बेटी के योग्य नहीं, ये नहीं है। रिश्ते आ रहे हैं अच्छे अच्छे, लेकिन पिताजी उसकी शादी नहीं कर रहे हैं, और इसको शादी करनी है। कई लोगों को शादी का बहुत शौक होता है ना। एक पिक्चर है ना करीना कपूर की, जब वी मेट, मुझे ना शादी करने का बहुत शौक है, ऐसा करके। तो ये उसी कैटेगरी का, बहुत सुंदर भी है, लेकिन कोई लड़का नहीं मिल रहा है तो पिताजी रिजेक्ट कर दे रहे हैं। किसको समस्या बताती? हीरामन तोता को, कि मेरे लिए कोई वर नहीं आ रहा है। तो कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना, है ना, मैं कोई अच्छा सा वर तुम्हारे लिए क्या करूंगा? ढूंढ के लाऊंगा। अब ये दोनों बात कर रहे हैं, और राजभवन में क्या होता है? जगह जगह जासूस फैले रहते हैं। इन दोनों की बात को कोई जासूस सुन ले तो राजा को बताते हो जो तोता है तुम्हारी बेटी को बिगाड़ रहा है ना, भड़का रहा है, और उसके लिए बॉयफ्रेंड, प्रेमी ढूंढने की बात कर रहा है। अब राजा को गुस्सा आता है, ऐसी बात है, बोलता तोता को पकड़ो और इसको मार दो करके। अब तोता टेंशन में आ गया कि भाई मैं तो अच्छा खासा सलाह दे रहा था और मेरी माँ को मारने की बात कर रहे हैं। फिर इसका बहुत प्रिय रहता है पद्मावती का, बहुत रोती गिड़गिड़ाती, पापा इसको मत करो, छोड़ दो इसको, मत मारो करके।
फिर तोता को लगता है एक बार तो बचा ली, लेकिन राजा अब मेरे से नाराज है तो कभी ना कभी तो मेरे को निपटा ही देगा, है ना। पर पद्मावती बहुत समझाती, टेंशन मत लो, मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसा करके एक बार पद्मावती स्नान कर रही होती है और इतने में एक बिल्ली तोते पर हमला कर देता है उसको खाने के लिए। फिर तोते को लगता है यहाँ तो प्राणों का संकट है, आज नहीं तो कल यहाँ मैं मर ही जाऊंगा। उड़कर वो क्या करता है, जंगल में भाग जाता है। अब ये जब तोता है जंगल जाता है हीरामन, तो बाकी सब तोतों के बीच क्या होता है, गुणी है, विद्वानी है, संस्कृत जानता है, सब भाषाएं जानता है, सबके बीच में खूब इसके मान सम्मान होता है। भाई राजभवन से आया है, पद्मावती का प्रिय तोता है, बहुत इसको इज्जत मिलती है वहां, बहुत आदर सत्कार, तो मजे से इसके दिन बीत रहे होते हैं तोता का, है ना। इतने में क्या होता है कि एक शिकारी होता है, बहेलिया होता है, जो पक्षियों को पकड़ता है ना, वो इस तोता को क्या करता है, पकड़ लेता है। जब ये तोता पकड़ में आता है तो फिर वो देखता है कि तोता तो बोलता है ना, तो इसको बेचूंगा तो क्या होगा, अच्छा दाम मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। ये कैसे जुड़ेगा ये देखना, कहाँ श्रीलंका, कहाँ राजस्थान, चित्तौड़गढ़, आपस में कौन जोड़ेगा, अपना हीरो, है ना। मुझे ये हीरो लगता है कहानी का, ठीक है। तो अब वो बहेलिया इसको बेचने के लिए बाजार में ले जाता है, कहाँ, सिंहल द्वीप के बाजार में। अब ये जो चित्तौड़गढ़ से एक व्यापारी है वो आते हैं, वे एक व्यापारी नहीं, व्यापारियों का समूह आता है। उस समय क्या होता था, कुछ सामान बेचना है तो ऐसा नहीं कि ऑनलाइन ऑर्डर कर दिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट या मीशो का जमाना नहीं था, है ना। क्या करना पड़ता था, दूसरे दूसरे जगह जा जाके सामान बेचते थे। तो ये लोग आए हैं सिंहल द्वीप सामान बेचने और खरीदने। और व्यापारियों के साथ एक जो ब्राह्मण रहता है उसको भी मन करता है भाई मैं भी चला जाऊं, गरीब रहता है लेकिन कैसे तैसे जुगाड़ जमा के इनके साथ चला जाता है। अब व्यापार जब वहां सिंहल द्वीप के बाजार में जाते हैं, महंगी महंगी वस्तुएं, गरीब ब्राह्मण कुछ खरीद पाएगा क्या, नहीं खरीद पाता है। फिर वो तोते को देखता है, बोलता है इसी को खरीद लेता हूँ, यही मेरे औकात में है ना। तो फिर वो देखता है तोता तो बोल रहा है, ये खुद भी ब्राह्मण रहता है, तो तोता से 3-4 प्रश्न पूछता है संस्कृत में, तोता जवाब दे देता है। उसको लगता है ये तो बहुत क्या है, गुणवान है, गुड़ी तोता है, इसको मैं खरीद लेता हूँ। अब इसने तोते को खरीद लिया और तोता सिंहल द्वीप से व्यापारियों के साथ कहाँ गया, चित्तौड़गढ़। तोता अब फेमस है ना, बोलता है, सब कुछ जानता है। तो राजा तक भी खबर पहुंच गई कि सिंहल द्वीप से एक ऐसा तोता आया है जिसको वेद शास्त्र सबकी जानकारी है, जो जनेऊ धारण करता है, जो तिलक लगाता है ना। तो फिर राजा बोलता है ये तोता तो मेरे पास होना चाहिए भाई, क्योंकि मैं राजा हूं। फिर राजा उस समय देखिए 14वीं शताब्दी का है, 1 लाख रुपया देकर, तब 1-1 रुपया का मोल होता था, है ना। आज के जमाने में हम लोग के लिए 1 लाख बहुत है, उस समय राजा इसको 1 लाख रुपया देकर तोता को खरीद लेता है। अब राजा तोता को खरीद लिया, राजा को तोता बहुत पसंद है, तोता से बात करता था, बहुत ज्ञानी था। एक दिन राजा शिकार पे जाते हैं, तब तोता को नहीं ले जाते हैं। फिर ये जो नागमती है, राजा की पत्नी है, इसको भी वही है कि क्या करूं, मैं इतनी सुंदर हूं, बढ़िया सज धज के संवरी, और तोता को घमंड संवरी। बताओ तुमने देखा है कहीं मेरे जैसी सुंदरी। फिर तोता तो किसका है, पद्मावती का। फिर बोलते हैं कि जिस तालाब में हंस नहीं रहते वहां लोग बगुले को ही हंस समझ लेते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि तुमने तो क्या है, तुम तो रात हो उनके सामने, असली दिन कहाँ है, सिंहल द्वीप में है। मतलब असली सुंदरी स्त्री देखना है तो तुम पद्मावती को देखो। अब नागमती को हो गया टेंशन कि मेरे सामने बोला तो ठीक है, लेकिन अगर ये रत्नसेन को बता दिया कि कोई ऐसी सुंदर स्त्री है, जब तोता को सुना अपने पास रख लिया, तो पद्मावती को सुनेगा कि इतनी सुंदर युवती है कोई, तो उसको शादी करने के लिए चला जाएगा, उसको लेने के लिए चला जाएगा। तो वो क्या कहती है, अपनी धाई को कहती है, अपनी दासी को कहती है, इस तोता को मार दो करके, ठीक है। अब दासी को पता है कि तोता किसको प्रिय है, रत्नसेन को। तो राजा तो यही पूछेगा ना कि तोता कहाँ गया, और यदि उसने मारा तो उसी को ही मार देगा। तो वो सोचती कि भाई इधर रानी का हुक्म मानना है कि मारना है, और राजा को पता चला तो मुझे मार देंगे, तोते को छुपा देती है। जब राजा आते हैं सबसे पहले तोता को खोजते हैं, हीरामन नहीं मिलता, कहाँ है कहाँ है, बहुत क्रोधित होता है, पत्नी को बोलता नहीं मिलेगा तो तुमको मैं मार दूंगा। अब पत्नी को लगता है यार तो गजब हो गया, है ना। फिर दासी को बोलती कि तोता को तुमने मार दिया क्या, बोलती नहीं अभी नहीं मारी हूँ, मारने वाली हूँ करके। फिर बोलती नहीं उसको ले आओ करके, बहाना बनाते कि उसको बिल्ली ले जा रहा था और हम उसको बचा लिए। राजा रत्नसेन को मिलता है, फिर वो उसको यकीन नहीं होता कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है ऐसा।
मतलब क्या हुआ था? फिर तोता बोलता है, अरे तुमको क्या बताऊं, तुम्हारी बीवी को मैंने बताया कि ऐसी सुंदर स्त्री है तो नाराज हो गई, मेरे को मारने का हुक्म दी। और तुम यार किसके साथ रह रहे हो, है ना? तुम इतने सुंदर राजा हो, बढ़िया संपन्न हो, गुणी हो, तुम्हारी पत्नी तो कौन होनी चाहिए? पद्मावती। प्रॉमिस किया था ना तुम्हारे लिए पति ढूंढ के लाऊंगा, है ना? तो तोता अपना प्रॉमिस निभा रहा है, ठीक है। तो इसको पूरा बताता है कि उसकी आंखें ऐसी है, बाल ऐसा है, ये ऐसा है। आप लोग जो नक्शे खंड पढ़ेंगे उसमें तोता कह रहा है रत्नसेन को कि नागमती के एक बाल ऐसे हैं, आंखें ऐसी है, भौहें ऐसी है, होंठ ऐसे हैं। वो पूरा वर्णन किसने किया है? हीरामन ने रत्नसेन को किया है। अब रत्नसेन ने जब सुनता है उसके रूप का वर्णन, मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर संकेत पकड़ना है कि रत्नसेन किसका प्रतीक है? साधक का, भक्त का। और वो जब अल्लाह का, अल्लाह शब्द इसलिए यूज करो क्योंकि सूफी काव्य है ना? तो अल्लाह के रूप का वर्णन सुनता है तो वो उसके गुण को सुनकर वो मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। यहाँ पद्मावत में रहस्यवाद भी है। रहस्यवाद मतलब जो एक तो लौकिक कथा है रत्नसेन और पद्मावती की, दूसरी कथा अलौकिक। एक साधक जब अल्लाह से मिलता है तो वो क्या हो जाता है? उसके गुण, उसके रूप को देखकर मूर्छित तो हो जाता है, वह संकेत है। लेकिन फिर से लौटते हैं लौकिक कथा, सुनकर बेहोश हो जाता है। और जब उसको होश आता है तो नागमती कहती तुम 3 दिन से बेहोश थे, तो कहता है होश में तो मैं अब आया हूँ, मतलब मैं ईश्वर के रूप को अब जान पाया हूँ। अब फिर वही जिसका डर था नागमती को कि निकल जाएंगे उसको लेने के लिए, फिर रत्नसेन कहता है भाई मैं तो पद्मावती से ब्याह करूंगा। फिर तोता कहता है कोई बात नहीं, गूगल मैप नहीं है, मेरे को सब जानकारी है रास्ते की, है ना? तो तोता कहता है मैं तुमको रास्ता दिखाऊंगा। अब राजा रत्नसेन है, सिंहल द्वीप जा रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में हल्ला हो गया कि वो कहाँ जा रहे हैं? सिंहल द्वीप। वहां पद्मिनी नारियां रहती है, पद्मिनी मतलब बहुत सुंदर। और ये जो भ्रांति है, भ्रांति कहना चाहिए क्योंकि आप सही में श्रीलंका जाओगे तो वहां ऐसी गोरी लड़कियां नहीं रहती है ना? लेकिन हमारे नाथ पंथियों ने कहा है कि सिंहल द्वीप में पद्मिनी नारियां रहती है, अपूर्व सुंदरी, ठीक है। तो अब यहाँ भी 16,000 लोग बैठे जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनको कोई भाव नहीं दे रही है ना? तो ये लोग कहते हैं भाई अगर पद्मावती है तो कोई और दूसरी वती भी तो होगी हमारे लिए, तो हम लोग भी जाते हैं और हम लोग को भी हो सकता है कोई पसंद आ जाए या कोई पसंद कर ले, हम लोग भी वहीं शादी करके। तो रत्नसेन के साथ 16,000 वहां के जो लड़के हैं, युवक हैं, वो लोग भी कहते हैं हम भी चलेंगे। और चूंकि वो किस रूप में जा रहे हैं? राजा बन के नहीं जा रहे हैं, साधु के वेश में जा रहे हैं, भिक्षा लेने जा रहे हैं, है ना? ग्रहण तो साधु का वेश धारण करके, जोगी का वेश बनाकर 16,000 नवयुवकों के साथ राजा रत्नसेन निकलते हैं। अब तोता रास्ता बताता है, रास्ता बताता है, वहां वो फिर उड़ीसा तक ले जाता है, कलिंग। कलिंग में एक राजा रहते हैं, आगे समुद्र है, समुद्र को तो चलकर पार नहीं कर सकते, तो कलिंग के राजा से वो जहाज लेते हैं। उस जहाज में बैठकर सब कहां पहुंचते हैं? सिंहल द्वीप, चित्तौड़गढ़ से, ठीक है। अब सिंहल द्वीप पहुंचे, आगे किसका काम है? तोता का, है ना? तो तोता कहता है मैं कुछ जुगाड़ करता हूं, तुम लोग क्या करो, मंदिर में रुको, यही जोगी का वेश बनाकर पूजा पाठ करना महादेव के मंदिर में, ठीक है। तो फिर वो कहता है, फिर ये लोग मंदिर में रहने लगते हैं जोगी बनकर। अब ये जाता है किसके पास? पद्मावती के पास, है ना? पद्मावती के पास, और बोलता है मैंने कहा था ना कि तुम्हारे लिए वर ढूंढ कर लाऊंगा। अरे तुम्हारे प्यार में इतना पागल हो गया है कि वो यहाँ तक आ गया है, जोगी बनकर मंदिर में पूजा पाठ कर, सिर्फ तुमको एक बार देखना चाहता है, तुम उससे मिल लो, है ना? ऐसा करके किसको कहता है? पद्मावती को। और इसकी भी खूब बढ़ा चढ़ा कर तारीफ कर देता है कि बहुत अच्छा है, सुंदर युवक है, हट्टा कट्टा है, ऐसा है, आकर्षक है, पराक्रमी है। पद्मावती को भी सुनकर प्रेम हो जाता है ना? इस प्रेम को कहते हैं गुण श्रवण, मतलब सुनकर, किसी के गुण के बारे में सुनकर किसी से प्रेम हो जाना। आपने उसको देखा नहीं है, केवल उसको बारे में सुन रहे हैं, है ना? तो यह प्रेम का कौन सा रूप है? गुण श्रवण। तो पद्मावती कहते ठीक है, मैं पूजा के बहाने उससे मिलने आऊंगी मंदिर में, उसको कहना मेरी प्रतीक्षा करे। अब तोता ने बता दिया भाई तैयार है ना, तुम्हारी हीरोइन आ रही है तुमसे मिलने, ठीक है। तो रत्नसेन सोच सोच कर बहुत खुश है। और जब पद्मावती उसके सामने आती है, उसको देखकर फिर क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। शाहरुख खान का एक फिल्म था ना, ओम शांति ओम, देखें आप लोग? उसका गाना देखना, आंखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं। उसमें जब वो पहले शांति प्रिया को देखता है तो वो बेहोश हो जाता है, और सेकंड पार्ट में जब दीपिका पादुकोण उसको पहली बार देखती तो वो बेहोश हो जाती है। तो ये एक तरह से संकेत है कि जब आपके सामने आपका प्रिय ईश्वर आ जाता है तो आप अपने शुद्ध बुद्ध गंवा बैठते हैं। मजाक से तर क्या है, यहाँ पद्मावती किसका प्रतीक है? अल्लाह का। तो जब पद्मावती उसके सामने आती तो बेहोश हो जाता है वो।
फिर पद्मावती उसको जगाने के लिए चंदन वंदन का लेप करती है, उसको और ठंडा लगता है और गहरी नींद आ जाती है। फिर पद्मावती उसके हृदय पे चंदन से लिख कर जाती है कि तू अभी भिक्षा पाने के योग्य नहीं हुआ है, जब मैं आई तब तुम क्या हो गए, मूर्छित हो गए, पहले योग्य बनो। फिर पद्मावती चले जाती है। फिर जब उसको होश आता है, देखता है अरे ऐसा ऐसा लिखा, तो अनर्थ हो गया, मैं तो मिल नहीं पाया, इसी के लिए प्रतीक्षा कर रहा था, मेरा तो जीवन खराब हो गया। अब बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है और सोचता है मैं तो इससे अच्छा मर जाऊंगा, आत्महत्या कर लूंगा, मैं जल के मर जाऊंगा। फिर इधर ऊपर बैठकर कैलाश पर्वत में पार्वती माता और महादेव देख रहे हैं, है ना, और पार्वती माता का दिल क्या है, पिघल जाता है। देखो देखो लड़का क्या करने जा रहा है, बेचारा उससे मिलने आया था, मिल नहीं पा रहा है, आप कुछ कीजिए महादेव। हनुमान जी कह रहे हैं वो विरह अग्नि में जल जाएगा, पूरा संसार जल जाएगा उसके विरह में। तो सब इसकी सिफारिश करने गए हैं। फिर महादेव कहते हैं चलो ठीक है, इसको जाकर बचाते हैं। फिर पार्वती जी कहते हैं रुको, पहले देखते हैं कि सही में प्यार करता है कि नहीं, ठीक है। तो फिर पार्वती एक सुंदर अप्सरा का रूप लेकर आती है और बोलती है अरे पद्मावती तो चले गई, वो तो तेरे को नहीं मिलेगी, मैं स्वर्ग की अप्सरा हूँ, मैं तेरे से प्यार करती हूँ, तू मुझसे शादी कर ले तो खुश रहेगा, ऐसा करके। फिर रत्नसेन बोलता है नहीं, मुझे तो केवल पद्मावती चाहिए, तुम स्वर्ग के अप्सरा हो चाहे जो हो। फिर पार्वती शिव जी से कहती है देखो ये सच्चा प्यार करता है, इसकी मदद करो आप, है ना, ऐसे ही इसका प्रेम कहानी असफल नहीं होनी चाहिए। फिर शिव जी उसको सिद्धि गुटका देते हैं कि इसको लेकर तुम्हारा क्या होगा, जो भी इच्छा है वह सिद्ध हो जाएगी, ठीक है। अब ये हुआ। फिर अब शिव जी का आशीर्वाद मिल गया है, और मतलब शुरू में तो अप्सरा का रूप रहते तो नहीं पहचान पाते, फिर जब वास्तविक रूप में आते तो महादेव के पैर छूते हैं और महादेव पार्वती जी उनको आशीर्वाद देते कि तुम जिस काम से आए वह काम क्या होगा, सफल होगा। अब सफल होगा, शिव जी ने आशीर्वाद दे दिया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया लड़कों का, है ना। तो कहते चलो अब चलते हैं, है ना, 16,000 लोग है, और ये भी पता कि गंधर्व सेन किसी को अपनी बेटी का, किसी से बेटी का ब्याह नहीं कर रहा है तो आसानी से मानेगा नहीं। तो सब जोश में आ जाता है, अरे घेर लेंगे हम लोग, आग लगा देंगे और ले आएंगे पद्मावती को, ठीक है। अब जाते हैं तो फिर गंधर्व सेन को पता चलता है कि 16,000 जो योगी हैं, जोगी लोग हैं, उन्होंने गढ़ को घेर लिया है, किला को घेर लिया है। फिर राजा बोलता है सबको मार दो, और फिर कोई सलाह देता नहीं, योगी है उनको बैठे रहने दो, क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ऐसा करके राजा उनको कहते हैं कि कोई सलाह देता है कि इनको मत मारो, पाप लगेगा योगियों को मारने से, जोगियों को मारने से। फिर ये लोग क्या करते हैं, हीरामन तोता जाता है पद्मावती के पास, अरे वो तो तुम्हारे घर तक आ गया है ना, अब क्या होगा कुछ बताओ। फिर पद्मावती बोलती है वो मरने को तैयार है तो मैं भी उसके लिए जान दे दूंगी, ऐसा वैसा फुल दीवानगी वाला सीन चल रहा है। तो फिर वो बोलती है उसको गुप्त रास्ता बताओ, बाहर से तो घुस नहीं पाएंगे, तो 7 गढ़ है उसको चढ़कर मेरे पास आएंगे। यहाँ 7 क्या है, जो 6 चक्र होते हैं शरीर में, है ना, एक एक जो गढ़ है षट चक्र उसका प्रतीक है, और 7वें चक्र में पहुंचे मतलब कुंडली जागृत होगी तब परमात्मा मिलेंगे। तो वहां पद्मावती मिलेगी। तो रात को पद्मावती के बताए गुप्त रास्ते से घुस जाते हैं ये लोग, और जब सुबह होती तो राजा को पता चलता है जिनको तो मैं योगी समझकर मारा नहीं, तो मेरी बेटी को ले जाने के लिए किडनैप करके ले जाएंगे, है ना, भगा कर ले जाएंगे। फिर बोलते हैं अब इनको मत छोड़ो और सबको क्या कर दो, शूली पर लटका दो। सब पकड़े जाते हैं। शूली पर लटकाने के लिए जो रत्नसेन है वो जाता है, वो तो खुश है कि भाई प्रेम में जीना मरना, है ना, वो तो आशिकी वाले मोड में आए कि जिएंगे मरेंगे उसी के लिए, ऐसा करके। तो फांसी के लिए जा रहे हैं तो भी चेहरे पे मुस्कान है, और वहां के लोग बोल रहे नहीं ये जोगी नहीं लग रहा है, ये कहीं का राजकुमार है। राजा को बोल रहे शादी करा दो यार, इतने दूर से आया है बेचारा, इतना एफर्ट लगा रहा है ना। लेकिन राजा के तो दिमाग में क्या है, अभी क्रोध समय हुआ कि मेरी बेटी को जबरदस्ती ले जाने आया था, तो राजा कह रहे फांसी लगा दो। और वो जब जा रहे हैं उसके चेहरे पे मुस्कान है, तो कह रहे हैं कि एक जो संत हुए थे उनका नाम अभी मैं भूल रहा हूं, कि मंसूर शायद, है ना, मंसूर के चेहरे पर जैसे मुस्कान थी वैसी मुस्कान इसके चेहरे पर है। और फिर उधर से पार्वती जी बोलते हैं अरे तुमने तो आशीर्वाद दिया था, सिद्धि गुटका दी थी, और लड़का तो फिर शूली में लटकने जा रहा है, ये कैसे काम चलेगा, चलो 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 फिर मदद करते हैं करके। तो फिर शिव जी और पार्वती माता वेश बदल कर आते हैं, भट्ट भट्टिनी का रूप लेकर आते हैं। शिव जी बोलते हैं ये लड़का जोगी योगी नहीं है, बहुत बड़ा राजा है, तुम इससे शादी करा दो, ऐसा करके। पर नहीं मानते बात को। फिर महादेव कहते हैं कि मेरी बात से तुमको यकीन नहीं है तो अपने तोता से पूछ लो। फिर भी बहुत बहस होता है पर नहीं मानता। फिर शिव जी शंखनाद करते हैं, ठीक है तो फिर हम युद्ध करने को तैयार। और जैसे शिव जी शंख बजाते हैं, ऊपर से सब टेलीकास्ट देख रहे थे, बोर हो रहे थे, देवता लोग नीचे क्या हो रहा है, इतना अच्छा एपिसोड चल रहा है, अरे शिव जी ने युद्ध कर शंखनाद कर दिया, चलो चलो हम लोग भी लड़ेंगे करके। हनुमान जी इंद्र विंद्र सब लड़ने आ रहे हैं।
फिर इसको समझ में आता है, राजा कह रही भाई इसके संग बजाने तो स्वर्ग से लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं, ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। फिर पूछता है कि आप कौन हैं, तो फिर बताते हैं मैं महादेव हूं, अपना असली रूप दिखाते हैं। उनके चरणों पे वो गिर जाते हैं और बोलते हैं कि आप तो स्वयं शिव है, महादेव है, आप जिससे कहेंगे कन्या आपकी उसी से शादी कर देंगे, क्या दिक्कत है। फिर बोलते हैं मुझे पे यकीन नहीं है, तोता को बुला लो। तोता भी हाँ सही है, मैं ही तो लेके आया हूँ, ऐसा करके राजा है वो। तो फिर सब कुछ सुलह समझौता होता है और रत्नसेन की शादी किससे करवा देते हैं, पद्मावती से। फिर ये बोलते हैं बाकी 16,000 लड़के हम भी तो आए हैं, हमारा भी कुछ जुगाड़ करो। तो फिर बोलते हैं इनके भी सबका विवाह करवा देते हैं और बढ़िया मजे से जीवन जीते हैं, सब अच्छा खुश खुश रहते हैं। और इतने में बेचारी कौन परेशान हो रही है, नागमती। ये आपके पाठ्यक्रम का दूसरा सग, नागमती वियोग। ये लोग जब ये सब कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, 1 साल तक ये अपने पति के वियोग में तड़प रही है, याद कर रही है कि पागल हो गई। आप लोग जब पढ़ोगे तो सुनोगे, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको बोलती है कोई देखे हो क्या, व्हाट्सएप फेसबुक लाइव वाले जमाना नहीं है, कोई संदेश नहीं भेज पा रही, मोबाइल नंबर भी नहीं है ना, तो कहाँ से संदेश मिलेगा। तो ये एक पक्षी सबको सुनाती है, पर एक पक्षी को क्या होता है, दया आ जाती है और बोलते ठीक है मैं तुम्हारा संदेश लेकर जाऊंगी। और रत्नसेन बिल्कुल भूल गया है, पद्मावती के साथ खुश है। तो एक दिन क्या होता है, रत्नसेन शिकार करने जाता है, तो वो जो पक्षी है उसी पेड़ पर बैठा रहता है। फिर वो रत्नसेन को बताता है, अरे तू यहाँ बढ़िया घूम रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, वहां तेरी बीबी जो है उसकी हालत खराब है, बेचारी बहुत रो रही है, बहुत परेशान है, तुम कैसे पति हो, ऐसा ऐसा करके उसको बोलता है। तब इसको बोध होता है कि हाँ मैं गलत किया हूँ नागमती के साथ, मुझे अब लौट जाना चाहिए। ठीक है, तो फिर ये पद्मावती को लेकर जो 16,000 पूरे युवक हैं अपनी पत्नियों को लेकर लौटते हैं। लौटते समय बहुत सारा दहेज वहेज देकर इनको विदा करते हैं, दामाद बाबू को, है ना, सब अपने अपने दामाद को बहुत सारा सामान देते हैं। अब लौटने के लिए समुद्र के पास पहुंचते हैं। अब समुद्र को लगते हैं तो बड़ा मालदार पार्टी है ना, तो वेश बदल कर जाता है भिक्षुक का और बोलता है भाई तुम लोग के पास इतना सारा खजाना है, उपहार है, मुझे थोड़ा हिस्सा दे दो। कोई देगा कि अपना दहेजी माल, है ना। तो इन लोगों को लालच आ जाए, नहीं हम तुमको क्यों देंगे, ऐसा उसको भगा देते हैं। फिर समुद्र कहता आओ बेटा मेरे से तो होके पार जाना है तुमको, है ना। तो फिर वो लोग समुद्र में जाते हैं। समुद्र में बहुत आंधी तूफान आता है और जाना रहता है उनको इंडिया, और रास्ते में फिर कहाँ पहुंच जाते हैं, श्रीलंका वापस पहुंच जाते हैं, विभीषण के राज्य में। विभीषण का एक जो राक्षस रहता है वह क्या है, इनको मिलता है वहां पे, तो बोलता है यार हमारी नाव भटक गई है, हमको सही दिशा में जाना है, मरम्मत की आवश्यकता। बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुमको ले चलूंगा, सब मरम्मत कर दूंगा। और ये जो राक्षस उसको लालच रहता है कि इनके पास खूब धन संपदा है, तो मैं इनको कहीं फंसा दूंगा और इनकी सारी संपत्ति को लूट लूंगा। इनको ले जाता है बीच भंवर में जहां बड़े बड़े तूफान आते हैं और फिर सब इधर उधर बह जाते हैं, जितने युवक हैं युवतियां हैं, जहाज टूट जाता है ना। और एक जहाज का पल्ला पकड़कर, लकड़ी का हिस्सा पकड़कर रत्नसेन अलग बह जाते हैं और पद्मावती अलग बह जाती है। ये सब देखता है तो एक जो विशाल पक्षी रहता है वो विभीषण के राक्षस को उड़ाकर ले जाता है वहां पर से। अब पद्मावती बहते बहते किनारे में आती है, वहां पर जो समुद्र की बेटी रहती है, समुद्र भी कैसा पात्र है, मानवेतर, मानव पात्र है क्या, नहीं, है ना। तो समुद्र की बेटी है, वो लक्ष्मी नाम रहता है। तो लक्ष्मी बोलती तुम क्यों रो रही हो, क्या हो गया। पद्मावती और जोर जोर से रोती है, बोले अरे बताओ तो क्या हुआ। फिर बोलते हैं मेरी शादी हुई थी, ये वो पूरी कहानी बताती, मेरा पति है और समुद्र में तूफान आया, बह गए, मेरा पति पता नहीं कहाँ है, और बहुत रोती है। फिर लक्ष्मी को दया आ जाती है, फिर बोलती पापा देखो आप ही तो समुद्र हो, आपके बीच में ही खोया है, तो आप मेरी सहेली के पति को ढूंढ कर लाओ कहीं से भी, मैं नहीं जानती, है ना। बेटी लोग जो जिद करते हैं पापा से, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब बेटी बोली है तो पापा को लाना पड़ेगा। समुद्र क्या करते हैं, फिर खोजते हैं। रत्नसेन एक जगह रहता है, फिर बेचारा मरने को तैयार हो जाता है, मेरा जीवन निष्फल हो गया, मैं पद्मावती को लाने गया था, पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ चली गई, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, यही भला है। और आत्महत्या करने के लिए कटार उठाते हैं, इतने में समुद्र देव आते हैं और वेश बदल कर आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें मरने की आवश्यकता नहीं। समुद्र को लगता है मैंने मांगा इसने नहीं दिया, पर इसके साथ इसने जो भोगा उससे ये दुख के क्या हो गया, जो बैलेंस हो गया, है ना। तो अब इसको और कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। फिर बोलता है तुम मेरा हाथ पकड़कर चलो, मैं तुम्हें पद्मावती के पास पहुंचा दूंगा। ये उस समुद्र जो ब्राह्मण का वेश धारण किया उसका हाथ पकड़कर चलते हैं और पद्मावती के पास पहुंचते हैं।
लेकिन अभी फिर लक्ष्मी का मन नहीं भरा है। लक्ष्मी बोलती मैं परीक्षा लूंगी, और वो पद्मावती का भेष धारण कर लेती है। तो दौड़ते दौड़ते आते हैं लक्ष्मी के पास, उसको पद्मावती समझकर, और फिर जैसे उसके पास जाते हैं वो पहचान जाते, कहते तुम पद्मावती नहीं हो, तुम उसका भेष धारण क्यों? बोलते नहीं मैं ही हूं। पर वो उसके पास नहीं जाते, विमुख हो जाते हैं। फिर वो बोलती है हाँ तुम सच में उससे प्रेम करते हो। और फिर बोलते हैं देखो पापा कितने अच्छे, ये लोग बहुत प्यार करते हैं, इनको अच्छे से विदा करो। फिर समुद्र देव भी क्या करते हैं, उनको बहुत सारे तोहफे, 5 प्रमुख तोहफे देते हैं। और फिर लक्ष्मी बोलती है सिर्फ इन्हीं को दोनों को नहीं, इनके जितने साथी खो गए हैं सबको खोज के लाओ, है ना। फिर सबको ढूंढ कर लाते हैं, जो मर जाते हैं उनको अमृत पिलाकर जिलाते हैं, समुद्र से तो अमृत निकला था ना। और फिर सबको खुशी खुशी क्या करते हैं, विदा करते हैं। और सब कहाँ पहुंचते हैं, चित्तौड़गढ़। ठीक है, और चित्तौड़गढ़ पहुंचते हैं तो फिर ये नागमती, अब सौतन आ गई। शुरू में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, फिर वो समझाते थे देखो ठीक से रहो नहीं तो निकाल दूंगा। फिर नागमती और पद्मावती, बीबी नंबर 2 भी आ गई यहाँ पे, है ना। एक घर वाली थी एक बाहर वाली थी, अभी दोनों घर वाली हो गई। ठीक है, अब खुशी खुशी रहते हैं। तो नागमती से होता है नागसेन नामक पुत्र, और पद्मावती से होता है कमलसेन नामक पुत्र। तो दोनों के एक एक पुत्र होते हैं। ठीक है, ये जो कहानी का पहला भाग है पद्मावत का, इसको माना जाता है कल्पित। कल्पित मतलब कल्पना। दूसरा भाग है अलाउद्दीन खिलजी, लड़ाई झगड़ा, ये ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि इतिहास में भी इसके प्रमाण मिलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के किले पर वहां की रानी के लिए क्या किया था, हमला किया था। ठीक है, तो कल्पना वाला भाग हो गया पूरा। पद्मावत की कथा 2 भागों में। ये प्रश्न आता है मुख्य परीक्षा में कि पद्मावत ऐतिहासिक है या कल्पित है। आपको बताना है दोनों है। पहला हिस्सा क्या है, कल्पना है, दूसरा हिस्सा क्या है, इतिहास सिद्ध है। समझ में आ रहा है। तो अब दोनों बढ़िया खुशी खुशी रहते हैं, राजा बढ़िया है। तो फिर एक दिन अपने दरबार में एक राघव चेतन नाम का व्यक्ति रहता है, ज्योतिषी रहता है। ठीक है, उसको कहते हैं यक्षिणी सिद्ध की हुई थी, मतलब उसको जादू मंत्र जादू टोना आता था। वो पूछता है दूज कब है ना, तिथि होती है दूज। तो वो कहता है दूज आज है। बाकी पंडित कहते हैं नहीं हमारे कैलेंडर के हिसाब से तो कल है। अब इसको लगता है अरे लोग मेरी बात काट दी है, मैं तो इतना बड़ा सिद्ध व्यक्ति हूँ। राघव चेतन ईगो हर्ट हो जाता है। फिर वो जादू से दूज को क्या करता है, उसी दिन दिखा देता है। ठीक है, अब राजा मान लेते हैं आज दूज है, लेकिन दूज तो अगले दिन था। अगले दिन फिर से दूज का चांद निकलता है। तो पंडित लोग कहते हैं इसने अपनी माया से क्या किया है, कल दूज दिखा दिया है, आपको धोखा दिया है। राजा बहुत गुस्सा होते हैं और वो राघव चेतन को क्या करते हैं, देश निकाला दे देते हैं। ठीक है, ये राघव चेतन क्या रहता है, शैतान रहता है, दुष्ट रहता है। अब इसको देश निकाला देते हैं, इसको लगता है मेरा अपमान हुआ है। और पद्मावती है जो समझदार रहती है, उसको लगता है कि ये बहुत बड़ा क्या है, सिद्ध व्यक्ति है, तांत्रिक है, इसको नाराज करना सही नहीं रहेगा। तो पद्मावती उसको जाने से पहले, देश निकालने से पहले अपना कंगन देने के लिए अपने महल के नीचे बुलाती है और अपना कंगन फेंक कर देती है। तो जैसे ये पद्मावती को देखता है ये मूर्छित हो जाता है, पद्मावती का रूप देखकर मूर्छित हो जाता है। और उसका हाथ का कंगन लेकर ये भाई साहब सीधे कहाँ चलते हैं, दिल्ली। ठीक है, अब कहानी में तीसरे जगह की एंट्री होगी। चित्तौड़गढ़ हो गया, सिंहल द्वीप हो गया। अब ये राघव चेतन को देश निकाला दे दिए तो ये कहाँ चलेगा, दिल्ली। बदला लेगा ना, अपमान हुआ है तो। फिर ये सुल्तान के पास जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के पास, और बोलता है तुम्हारी बेगम वेगम कुछ नहीं है, तुम असली सुंदरता देखो वहां कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। तुम हिंदुस्तान के बादशाह हो, तुम्हारी पत्नी कौन होनी चाहिए, तुम्हारी बेगम कौन होनी चाहिए, पद्मावती होनी चाहिए। कंगन को दिखाता है, फिर बताता है। अलाउद्दीन खिलजी कहता है ऐसी बात है तो चलो फिर हम चित्तौड़गढ़ चलते हैं। और पहले एक संदेश भिजवाता है रत्नसेन के पास कि अपनी पत्नी मेरे हवाले कर दो वरना ठीक नहीं होगा। अब कौन राजा इसी बात को मानेगा, है ना। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल संभव नहीं, दूत को वापस भेज देता है। फिर ये आते हैं दिल्ली के सुल्तान चित्तौड़गढ़ और 8 साल तक किला को घेर के रखते हैं, लेकिन वो किला को जीत नहीं पाते हैं। इतने में अलाउद्दीन को बोलता है अरे तुम उधर पद्मावती के चक्कर में इधर तुम्हारी दिल्ली पे किसी ने आक्रमण कर दिया, है ना। ऐसा ना हो कि पद्मावती में ना मिले और तुम्हारी दिल्ली भी चले जाए। फिर इसको लगता है अरे तो गड़बड़ मामला हो गया, है ना। फिर ये इसको राजा को ऑफर करता है, ठीक है मुझे पद्मावती नहीं चाहिए, मैं कितना साल से और इंतजार करूंगा, एक काम करो तुमको जो 5 गिफ्ट दिए हैं समुद्र ने वही मुझे दे दो, है ना, फिर अपन समझौता कर लेंगे। राजा कहता है ठीक है प्रस्ताव।
मेरी पत्नी की जगह 5 वस्तु कौन से मूल्यवान है ना। तो वो कहता है ठीक है आ जाओ भाई, अपन बैठकर बात करते हैं। ये महल के भीतर प्रवेश करता है, दोनों बढ़िया दोस्ती हो जाती है, खाते पीते हैं, शतरंज खेल रहे होते हैं। आईना रख देता है राघव चेतन। जैसे ही पद्मावती देखती है, उसकी परछाई आईने में पड़ती है, अलाउद्दीन खिलजी उसको देखते ही क्या हो जाता है, बेहोश। जो देखता है पद्मावती को क्या हो जाता है, बेहोश, क्योंकि पद्मावती अल्लाह का प्रतीक है। अब बेहोश हो जाता है, बाद में उसकी तबियत ठीक होती है। राघव चेतन बोलता है राजा की तबियत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए बेहोश हो गए थे, ऐसा अब हम लोग चलते हैं कर गए, है ना। और फिर राघव चेतन बोल देता है वही पद्मावती है जिसको देख के तुम बेहोश हुए थे, समझ में आया ना। फिर राजा बोलता है ठीक है मैं जाता हूँ। रत्नसेन उसको छोड़ने के लिए एक एक करके 7 द्वार तक पहुंचता है, और जैसे ही द्वार के बाहर पहुंचता है अलाउद्दीन खिलजी उसको बंदी बना लेता है और दिल्ली ले चलता है, चल बेटा अब तू मेरे साथ, है ना। क्योंकि किला बंद है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। राजा को ले जाते हैं, बहुत कष्ट देते हैं, बोलते हैं पद्मावती को मेरे हवाले कर दो, तुम अपने किले की चाबी सौंप दो, लेकिन ये नहीं मानते हैं। इतने में क्या होता है कि पद्मावती तरह तरह से पता करती है मेरे पति कहाँ है, किस हाल में है। और फिर इनके 2 विश्वस्त सिपाही रहते हैं रत्नसेन के, गोरा और बादल, जो कि राजा रत्नसेन से नाराज होकर किला छोड़कर चले गए होते हैं। क्यों? क्योंकि रत्नसेन को पहले ही समझाते हैं अलाउद्दीन खिलजी सही आदमी नहीं है, इससे समझौता मत करो, इसे किले के अंदर आने मत दो। लेकिन रत्नसेन उनकी बात को नहीं मानते, इसलिए नाराज होकर चले जाते हैं। लेकिन जब रत्नसेन गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, बंदी बना लिए जाते हैं, तो पद्मावती को पता है कि कोई छुड़ा सकते हैं, कोई मेरी मदद कर सकते हैं। तो कौन है? गोरा और बादल है। तो गोरा बादल के पास जाती है, रोती है, रिक्वेस्ट करती है, दोनों मान जाते हैं और संकल्प लेते हैं, पान का बीड़ा खा के कसम खाते हैं कि हम राजा को छुड़ाकर लाएंगे। अब राजा को छुड़ाकर कैसे लाएं जब वो इनके किले में घुस नहीं पाए, तो हिंदुस्तान के बादशाह है। तो फिर वो लोग भी एक योजना बनाते हैं, छल का जवाब छल से देने की योजना। कहते हैं कि तुम अलाउद्दीन खिलजी को संदेश भिजवाओ कि पद्मावती आ रही है ना। और लेकिन अकेले नहीं आएगी भाई, महारानी है तो उसके साथ दासियां आएंगी, कई पालकियां आएंगी, तो 1600 पालकी में सवार होके आ रही है अपने दासियों के साथ। लेकिन शर्त ये है कि पहले वो अपने पति से मिलेगी, उसके बाद क्या करेगी, वहां चित्तौड़गढ़ खुद को भी सौंप देगी अलाउद्दीन खिलजी को, और चित्तौड़गढ़ के किले की कुंजी भी सौंप देगी, चाबी भी सौंप देगी। अलाउद्दीन खिलजी बोलता ठीक है आखिरी बार मिल लेने दो, बाकी तो अपनी ही है ना। अब वहां पर पद्मावती नहीं जाती है, वहां पर दासियां नहीं जाती है। 1600 पालकियों में लड़कियों का, दासियों का वेशभूषा धारण करके कौन जाते हैं? 1600 सैनिक जाते हैं, गोरा बादल जाते हैं। और एक जो सबसे बड़ी पालकी, जो पद्मावती की पालकी रहती है, उसमें लोहार वेश बदल कर बैठा रहता है। और गेट पर पहुंचते ही वो क्या करता है, आज के समय में घूस होता है ना, कुछ 2 नंबरी काम करना है, वो 10 लाख का घूस दे देता है। किसको? द्वारपाल को। और बोलता है चेक मत करना, और अंदर कोई चेक नहीं करना चाहिए, सबको बोलना कि मैंने देख लिया है, सब में दासियां हैं, रानी है, ठीक है। अब जैसे ही वो जो बंदी गृह के पास जाते हैं, लोहार कूद के उतरता है और फटाफट हथकड़ी और कारागृह को तोड़ देता है, और तुरंत घोड़े में सब फरार हो जाते हैं। जब बादशाह को पता चलता है रानी नहीं आई, दासियां नहीं आई, बल्कि घुड़सवार है, उसका पीछा करता है। इतने में गोरा क्या करता है, राजा आप पहुंचिए, मैं इनको संभालता हूं। अपने कुछ सिपाहियों के साथ बादशाह से लड़ता लड़ते 1000 सिपाहियों के साथ वो मारा जाता है। लेकिन तब तक रत्नसेन कहाँ पहुंच जाता है? चित्तौड़गढ़ पहुंच जाता है। अभी चित्तौड़गढ़ पहुंचा, और फिर जैसे ही पहुंचता है पत्नी गले मिलती है और फिर बताती है अरे आप नहीं थे तो मेरे को कितना परेशान किया। बगल का जो राजा था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसका नाम देख लेता हूं मैं, देवपाल है ना, वो कुंभल नेर का राजा था, ठीक है, देवपाल। फिर वो आते ही बता देती है उसने मेरे को परेशान किया, शादी का प्रपोजल भेजा, और ये वो बोल रहा था मैं तुमसे शादी करना चाहता। उसने अरे उसकी इतनी हिम्मत, मैं अभी जाता हूँ उसका सर काट के ले आता हूँ शाम तक। बोलता है जब तक वो अलाउद्दीन खिलजी पहुंचेगा तब तक मैं उसका सर काट के ले आऊंगा। अब ये देवपाल रहता है, होशियार आदमी रहता है, बोलता है इसकी सेना को तो जीत नहीं पाऊंगा, बड़ा राजा है। फिर बोलता है अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। दोनों द्वंद्व युद्ध लड़ते हैं, और द्वंद्व युद्ध में क्या करता है, विष बुझा हुआ जो भाला रहता है उसको रत्नसेन के पेट पर घुसा देता है, और इतने में रत्नसेन उसकी गर्दन काट लेता है। लेकिन विष बुझा भाला उसके पेट से आर पार हो गया है, तो रास्ते में आते आते वो मर जाता है। और गोरा और बादल में गोरा तो शहीद हो गया पहले ही, बादल को कहता है तुम जाकर रानी की रक्षा करना। तो जब बादल चित्तौड़गढ़ पहुंचता है, उसको पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना अब पहुंचने ही वाली है। इतने में राजा के शव को लेकर जो पद्मावती है, नागमती है, और जो स्त्रियां हैं बाकी,
है ना, वो सब क्या करती है, अग्नि में भस्म हो जाती है। सती प्रथा या जो भी जौहर प्रथा कहते थे राजपूताना में, है ना, दीपिका पादुकोण का एक गाना भी आप लोग देखना, घूमर घूमर, शायद उस गाने में स्त्रियां नाच रही और उसके बाद जौहर का दृश्य है। ये सब इतिहास में हुआ है। वास्तव में अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ, पति की मृत्यु, और जो राजपूताना स्त्रियां हैं उन्होंने आग में जौहर कर लिया था, अपने प्राण त्याग दिए थे। और जब अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ पहुंचता है तो देखता है रत्नसेन मर चुका है, पद्मावती, नागमती सब क्या हो गए हैं, जौहर कर लिए हैं, सब मर चुकी हैं। तो उसके हाथ में क्या आता है, केवल राख आता है। इसी को जायसी कहते हैं, मानुष प्रेम भय बैकुंठी, नहीं तो एक मुट्ठी छार। मानुष का प्रेम है वो बैकुंठ स्वर्ग के समान है, नहीं तो क्या है, जीवन एक मुट्ठी छार के बराबर है। और एक मुसलमान शायर ने, शायद गालिब ने, इसी पर तंज कसते हुए लिखा है, बाद में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी पर व्यंग करते हुए, जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो राख को अब जुस्तजू क्या है। जहां जिस्म जला है पद्मावती का, वहां उसका दिल भी जल गया, अब राख को उठाकर क्या खोज रहे हो, है ना, तो अब जुस्तजू क्या है। तो इस मोड़ पर यहाँ पर पद्मावत की कथा का अंत होता है। तो पहला हिस्सा काल्पनिक, दूसरा हिस्सा ऐतिहासिक है। पद्मावती अल्लाह का प्रतीक है, रत्नसेन साधक का प्रतीक है। तो मजेदार कथा है। बाद में तोता बिल्कुल गायब हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है तो कितना चालू रहता है, देखो, है ना। और एक तरह से प्रतीकात्मक है। यहाँ नागमती किसका प्रतीक है, दुनिया धंधा का, और पद्मावती किसका प्रतीक है, अल्लाह का, रत्नसेन साधक का, अलाउद्दीन खिलजी माया का प्रतीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी शैतान का, ऐसा करके जो पंक्ति है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा और उसमें पूरा हम इसकी प्रतीक योजना को समझेंगे। अभी मुझे पूरा याद नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, पद्मावत की कथा। अगली क्लास में हम लोग नक्शिक खंड या नागमती वियोग में से कोई एक आरंभ करेंगे, ठीक है। चले, ठीक है, फिर थैंक यू।